Now today we'll be dealing with more nuances that are contained under section 149. Imagine a situation where you are a judge and a plea is taken by the defense that the unlawful assembly was not actually the unlawful assembly, but it was acting under the right of private defense. It was the deceased party which died during the course of violence that was inflicted from both sides, and it was the deceased party that was the aggressor. So what would you do in that situation? The unlawful assembly is taking the plea of right of private defense. तो देखिए जनरली क्या होता है ना, जब ऐसी प्ली ली जाती है, जो कि अक्सर ली जाती है, इट इज़ अ वेरी पॉपुलर प्ली, कि ये जो ऑपोजिट फैक्शन था जो लड़ाई में मर गया ये अग्रेसर थे, हम नहीं अग्रेसर थे, वी वर नॉट द अग्रेसर, इट वॉज द ऑपोजिट फैक्शन विच वॉज द अग्रेसर, and it actually attacked at first and we only retaliated. और फिर in order to substantiate their plea they also show you injury marks which are present on their body. अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स में इंजरी मार्क्स प्रेजेंट हैं, अनलॉफुल असेंबली के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी बॉडी पे इंजरी मार्क्स हैं. व्हाट वुड यू डू ऑफ दैट सिचुएशन? तो इस पे मैं आपको छोटे छोटे प्रिंसिपल्स बताता हूँ बिफोर जजिंग दिस पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट को जज करने से पहले आपको दो प्रिंसिपल और जानने चाहिए जो एविडेंस लॉ के हैं और जो आईपीसी में ओवरलैप करते हैं. क्या है कि प्रोसिक्यूशन की जनरली ये जिम्मेदारी होती है कि अगर अक्यूज्ड की बॉडीज़ पे इंजरी हैं, अक्यूज्ड हमारे केस में अनलॉफुल असेंबली है, तो अगर अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स की बॉडी पे इंजरी हैं तो ये प्रोसिक्यूशन की जनरली जिम्मेदारी बनती है बताए कि इंजरी कैसे आई. ठीक है, और अगर वो नहीं बता पाती तो कहीं ना कहीं एक लैक्यूना आ जाता है. लैक्यूना मतलब एक तरीके का गैप हो जाता है, मतलब कोर्ट को डाउट होने लगता है कि जब प्रोसिक्यूशन इतना श्योर है कि अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स एग्रेसर्स थे तो ये क्यों नहीं बता पा रहा कि उनकी बॉडी पे इंजरी कहाँ से आई. और अगर मेडिकल रिपोर्ट में ये भी आ जाता है कि ये इंजरी जो भी इन्फ्लिक्टेड हैं ये उसी टाइम की हैं जिस टाइम पे प्रोसिक्यूशन अलेज कर रहा है कि डिसीज्ड पार्टी की डेथ हुई थी या उन पे जो वायलेंस इन्फ्लिक्ट की गई थी उसी टाइम की इंजरीज़ हैं, तो ये और थोड़ा इंपॉर्टेंस ले लेती हैं. तो देखिए इसके लिए दो प्रिंसिपल याद रखिएगा. फर्स्ट इज़ कि प्रोसिक्यूशन विटनेस की जिम्मेदारी तो होती है लेकिन इतनी ग्रेव नहीं है कि अगर वो नहीं बता पाया तो आपने पूरा प्रोसिक्यूशन का केस ही बाहर फेंक दिया. ये पहला प्रिंसिपल याद रखिएगा कि अगर अक्यूज्ड की बॉडीज़ पे इंजरीज हैं और प्रोसिक्यूशन या प्रोसिक्यूशन विटनेसेस आर अनेबल टू एक्सप्लेन कि हाउ द इंजरीज वर इन्फ्लिक्टेड ऑन द अक्यूज्ड पर्सन्स, then that is not by itself a ground to throw out the prosecution case. By itself it is not a ground for throwing off the prosecution case. और ये मान लें कि accused ने right of private defense में एक्ट किया था, by itself नहीं होता, लेकिन हाँ ये एक लिंक ज़रूर बन सकता है. तो इसके लिए आप स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मुकुंडे सिंह एंड अदर्स सुप्रीम कोर्ट केस क्रिमिनल केसेस वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 191 ईयर 1994 में रिपोर्ट हुआ था ये. ऑलराइट, दूसरा जजमेंट तो जो थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, जो ऐसी सिचुएशंस से डील करता है, वो है ठाका जी हीरा जी वर्सेस ठाकुर कुबेर सिंह चमन सिंह एंड अदर्स. सुप्रीम कोर्ट केसेस रिपोर्टेड इन ईयर 2001 वॉल्यूम नंबर 6 पेज नंबर 145. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब भी ऐसी प्लीज़ रेज की जाती हैं जहाँ पे अक्यूज्ड की बॉडीज़ पे इंजरीज़ हैं और वो सफिशेंटली एक्सप्लेन नहीं की जा पा रही हैं और प्ली ली गई है प्राइवेट डिफेंस की, तो कोर्ट को क्या करना चाहिए? इट शुड मेक एन एफर्ट टू सर्च आउट द ट्रुथ बाय द वे of examining the material that is available on record with a view to find out how much of the prosecution case was proved beyond reasonable doubt and was worthy of being accepted as truthful, and the approach of rejecting the prosecution cases in its entirety for non-explanation of injuries sustained by the accused person is erroneous. Court held it cannot be said that as a matter of law
or invariably a rule that whenever an accused person has sustained an injury in the same occurrence, the prosecution is obliged to explain the injury, and on failure of the prosecution to do so, the prosecution case should be disbelieved. तो सुप्रीम कोर्ट प्राइमरली क्या कह रहा है आपसे? सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जब भी अक्यूज्ड पर्सन की बॉडीज पे इंजरी होती हैं और वो इंजरी ढंग से एक्सप्लेन्ड नहीं है, तो कोर्ट को पूरा मटेरियल देखना चाहिए प्रोसिक्यूशन का, और ये देखना चाहिए कि केस कितने अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा है, इज इट बीइंग प्रूवन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. और अगर वो प्रूव्ड हो रहा है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तो मेयरली इस बात पे कि प्रोसिक्यूशन ये नहीं बता पाया कि अक्यूज्ड के ऊपर या अक्यूज्ड पार्टी के ऊपर या अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स के ऊपर जो इंजरी आई है वो कैसे आई, ये अगर नहीं बता पाया प्रोसिक्यूशन का, तो ये बाय इटसेल्फ इज़ नाइदर अ रूल ऑफ लॉ नॉर द रूल ऑफ प्रैक्टिस कि पूरा का पूरा प्रोसिक्यूशन का केस ही बाहर फेंक दें. तो ये एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है. फिर कोर्ट बोलता है, बट बिफोर द नॉन एक्सप्लेनेशन ऑफ इंजरीज ऑन द पर्सन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन्स बाय द प्रोसिक्यूशन विटनेस मे बी अफेक्टेड may affect the prosecution of the case. The court has to be satisfied of two condition. दो कंडीशन को कोर्ट को ध्यान रखना चाहिए कि injuries on the persons of the accused were of serious nature and that injuries must have been caused at the time of the occurrence in question. Non-explanation of injuries assume a greater significance when the evidence consists of interested or partisan witness or where the defense gives a version which competes in probability with that of prosecution. तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि देखिए, अगर इंजरीज इतनी ग्रेव है जो अक्यूज्ड की बॉडी पे लगी हैं और जो इंजरीज मेडिकल रिपोर्ट से निकल आता है कि इंजरीज जो इन्फ्लिक्ट हुई हैं वो उसी टाइम पे हुई हैं जिस टाइम पे ये जो ऑफेंस की अकरेंस बताई जा रही है प्रोसिक्यूशन द्वारा, ये उसी टाइम की इंजरी है, तो उस सिचुएशन में नॉन एक्सप्लेनेशन ऑफ इंजरीज का रोल थोड़ा बड़ा हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है. और तब ये जो थ्योरी होती है डिफेंस की कि वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में ऐड कर रहा था, ये ज़्यादा वेट तब और ले जाती है कि जब डिफेंस कोर्ट के सामने एक ऐसा वर्जन रखता है जिसकी प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही है जितने प्रोसिक्यूशन केस की प्रोबेबिलिटी. क्योंकि ध्यान रखिए, अगर प्रोसिक्यूशन केस की प्रोबेबिलिटी और डिफेंस की प्रोबेबिलिटी बराबर की निकली तो कोर्ट हमेशा डिफेंस की प्रोबेबिलिटी को मानेगा, प्रोसिक्यूशन की नहीं मानेगा. तो इसीलिए आपको ध्यान होना चाहिए कि जनरली नॉन एक्सप्लेनेशन ऑफ इंजरीज बाय इटसेल्फ इज नॉट अ ग्राउंड फॉर throwing out the prosecution of case, throwing out the case of prosecution. However, the non-explanation of injuries will have greater significance where the injuries inflicted upon the accused are of grave and serious nature and injuries have been caused at the time of occurrence in question. ठीक है. और जहाँ पे डिफेंस का वर्जन प्रोसिक्यूशन के वर्जन के साथ compete करता है in the matters of probability, वहाँ पे भी non explanation of injuries will have greater रोल टू प्ले. ठीक है, वो हो सकता है क्रॉस प्रोसिक्यूशन का केस डिफीट कर दे. लेकिन इसका मतलब ये भी मत निकाल लीजिएगा कि अगर मान लीजिए डिफेंस एकदम फ्लिम्जी या फैंटास्टिक प्ली ले लेता है जो किसी भी हाल में प्रॉबेबल नहीं है, तो वो ज़बरदस्ती प्रोसिक्यूशन के ऊपर एक बर्डन आ जाए कि एक्सप्लेन करने का ये इंजरीज़ कैसे आई, ये सब मटेरियल नहीं होगा. जहाँ पे ग्रेव इंजरीज़ हैं, जैसे मान लीजिए ग्रेव इंजरीज़ वो होती हैं जो वाइटल पार्ट को अफेक्ट करती हैं या ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में जाती हैं. अगर मान लीजिए एक अनलॉफुल असेंबली किसी का मर्डर कर रही है और वो अपने बचाव में हाथ पैर चलाता है तो किसी को खरोंचें लग सकती हैं. अब खरोंचें लग गई अब, और अनलॉफुल असेंबली बता रही कि देखिए हमारी बॉडी पे खरोंचें हैं, तो हम तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में एक्ट कर रहे थे. वो तो ये प्ली लेंगे, और जब वो ये प्ली लेंगे तो क्या कोर्ट इसी बात पे प्रोसिक्यूशन का केस बाहर फेंक दे कि नहीं यहाँ पे तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दिख रहा है? द आंसर इज़ नो. इंजरीज का सिग्निफिकेंस तब आता है जब वो ग्रेव नेचर की होती हैं, दे आर ऑफ वेरी ग्रेव नेचर. अब एक सिचुएशन इमेजिन करिए, ए बी के घर पे जाता है अनलॉफुल असेंबली के साथ कि वो बी को मार दे. ठीक है,
बी अपने कज़िन ब्रदर्स के साथ है वहाँ पे, उसके 7 कज़िन हैं, सातों के सातों वहाँ पे हैं। तो जब वो वहाँ पे जाता है तो बी को बाहर बुलाता है, बी बाहर नहीं आता, तो ज़बरदस्ती घर के अंदर घुस जाता है अपनी सारी अनलॉफुल असेंबली के साथ। ए जो है गोली चलाता है जो बी को लगती है उसके शोल्डर के थोड़ा सा नीचे, लेकिन वो उसके किसी वाइटल पार्ट को छूते हुए नहीं जाती, पर वाइटल पार्ट के बहुत पास से चली जाती है। इतने में बी का जो कज़िन होता है सी, वो भी गोली चलाता है और उसमें ए मर जाता है, और ए के जितने भी वो जो मेंबर्स होते हैं उनको बाकी के कज़िन घेर के अप्रीहेंड कर लेते हैं। फिर पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस सबको गिरफ़्तार कर लेती है, और जब पुलिस सबको गिरफ़्तार कर लेती है तो प्रोसिक्यूशन उल्टा कज़न्स पे चल जाता है। पुलिस कहती है कि तुमने तो उसको मार दिया, अब तुम्हारे ऊपर प्रोसिक्यूशन चलेगा। तो जब इस सिचुएशन में अगर मान लीजिए बी और उसके कज़िन एक प्ली लेते हैं, क्योंकि प्रोसिक्यूशन उनका अनलॉफुल असेंबली में होगा और ये बात चार्ज ये लगा होगा कि इनका इंटेंशन था ए का मर्डर करना, 302 रेडवेज सेक्शन 149। तो अगर जब उनसे ये सवाल पूछा जाएगा कि आप हमको ये बताइए कि ए को आपने क्यों मारा, लेट अस सपोज प्रोसिक्यूशन ये पूछता है, तो अगर वो बोलते हैं कि हमने उसको मारने का कोई इंटेंशन नहीं था, हमने तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में मारा, उसने हम पे गोली चलाई, हमने पलट के गोली चला दी। तो जब डिफेंस आएगा सीन में और डिफेंस बोलेगा कि ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में था और प्रोसिक्यूशन के वर्जन को काटने की कोशिश करेगा, तो वो जज को ये ज़रूर दिखाएगा कि देखिए जो गोली चली थी, जो बी को लगी थी, उसने बहुत नैरो मार्जिन से उसके हार्ट को मिस किया है। अगर वो थोड़ा सा कुछ मिलीमीटर नीचे चली जाती तो बी मर जाता। तो ऐसे में कोर्ट सरकमस्टेंसेस देखते हुए, एक तो सरकमस्टेंस कोर्ट ये भी देखेगा कि ए बी के घर गया था बहुत सारे स्ट्रेंजर्स के साथ, क्यों गया था, ये अपने में एक इनक्रिमिनेटिंग सरकमस्टेंस है। दूसरा, ए ने जो गोली चलाई वो बी को लगी और उसने बहुत माइनर मार्जिन से एक वाइटल पार्ट मिस कर दिया, बहुत माइनर मार्जिन, कुछ मिलीमीटर से माइनर मार्जिन वाइटल पार्ट मिस कर दिया। तो इन दिस सिचुएशन यू कैन ऑलवेज से दैट B and his cousins were acting under their right of private defense and the court will acquit them, क्योंकि हमेशा डिफेंस ये बर्डन प्रोसिक्यूशन पे रखेगा कि अगर चलिए हम मान लेते हैं बी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पे एक्ट नहीं कर रहा था, तो आप ये बात बताइए कि बी को इतनी खतरनाक इंजरी कहाँ से आ गई, और वो भी गोली से, और ये साबित हो गया बैलिस्टिक रिपोर्ट से कि गोली ए की रिवॉल्वर से चली थी और ए ने चलाई थी। तो ये सारे जो सर्कमस्टेंसेस जब क्यूमुलेटिवली आते हैं और प्रोसिक्यूशन ये नहीं बता पाएगा कि अरे इंजरी कैसे आई, आप बता रहे हो कि बी अग्रेसर था, प्रोसिक्यूशन बोल रहा था बी अग्रेसर था, बी ने ए को मारा, बी अग्रेसर था, तो प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी बनती है ना कि ढंग से बताए कि किन परिस्थितियों में बी अग्रेसर हुआ। बी कहाँ से अग्रेसर हो गया, जब ए गोली लेके आया था, ए ने गोली चलाई, वो गोली बी को लगी और वाइटल पार्ट्स को कुछ मिलीमीटर से मिस कर दिया। तो ऐसे केस में प्रोसिक्यूशन यहाँ पे ढंग से इंजरी भी नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा कि भाई इतनी घातक इंजरी क्यों हुई, अगर बी ही अग्रेसर थे तो ए उनके घर आके गोली क्यों चला रहा है ना। तो ये सारी सिचुएशंस क्यूमुलेटिवली आके एक असेंबली को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का बर्डन भी दिला सकती हैं। अब इसी सिचुएशन को पलट दीजिए, ठीक है, अब इसी सिचुएशन को पलट दीजिए। अब ये मान लीजिए कि ए जो है बी को मारने जाता है एक स्ट्रेंजर पार्टी के साथ, ठीक है, ए इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, लेकिन इस केस में बी के कज़न्स भी नहीं होते। अब वो बी को मारने में सक्सीड कर जाता है, गला दबा के मारने की कोशिश कर रहा होता है, और जब वो उसको चोक कर रहा होता है तो वो जो बी है वो अपने हाथ पैर चलाता है, जिसकी वजह से ए को फेस पे, हाथ पे और गर्दन पे काफ़ी नोचने के निशान आ जाते हैं। तो जब भी कोई किसी को नोचता है तो कुछ स्किन के कुछ पार्ट्स नाखून में फंस जाते हैं।
तो ऐसे में जब मेडिकल रिपोर्ट आती है, मेडिकल रिपोर्ट ये दिखाती है कि बी का जब दम घोटा जा रहा था तो बी ने बहुत नोचा था ए को, जिसकी वजह से कुछ ए के स्किन के पार्ट्स, ठीक है, उसके नाखून के अंदर आ गए। तो इन दिस सिचुएशन अगर ए को प्रोसिक्यूट किया जाता है अलॉन्ग विद द स्ट्रेंजर्स दैट ही वाज कमिंग अलॉन्ग विद, इन लोग को प्रोसिक्यूट किया जाता है और ये एक डिफेंस लेते हैं कि हम लोग तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में एक्ट कर रहे थे, देखिए बी ने हम लोग को कितनी बुरी तरीके से नोचा था। तो इन दिस केस कोर्ट ये बोलेगा, और लेट अस सपोज प्रोसिक्यूशन ये बता ही नहीं पा रहा है कि वो इंजरी आई कैसे, किस बेसिस पे इंजरी हुई है। लेट अस सपोज प्रोसिक्यूशन के पास वो मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, पर आ जाता है, लेकिन मैं आपको इलस्ट्रेशन के सेक के लिए बता रहा हूँ कि लेट अस सपोज मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। तो ऐसे केस में जो कोर्ट है वो देख सकता है कि जो नेचर ऑफ इंजरी है वो इतनी फ्लिम्जी है और वो इतनी माइनर है कि उसको इतना वेट नहीं अटैच किया जा सकता। तो इसी बात पे अगर प्रोसिक्यूशन का केस फेंकेंगे तो ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होगा। इट वुड बी अ केस ऑफ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस if we accept the plea of the defense that this minor scratches amount to grave injury, and hence if the prosecution is unable to explain these kinds of injuries, then the entire case of prosecution is a forged case. This is not a contention that will ever succeed inside a court of law. तो इस तरीके कंटेंशन नहीं सक्सीड होंगे बिकॉज इट इज़ अ वेरी माइनर इंजरी, और प्रोसिक्यूशन अगर इसको एक्सप्लेन नहीं भी कर पाता है, लेकिन अगर बाकी सर्कमस्टेंसेस एक्सप्लेन कर ले जाता है तो नॉन एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज माइनर इंजरीज विल हैव नो बेयरिंग ऑन द प्रोसिक्यूशन केस। ठीक है, अब प्रोसिक्यूशन क्या क्या एविडेंस यूज़ कर सकता है? प्रोसिक्यूशन दिखा सकता है, देखिए इनके पार्टी मेंबर्स डेडली वेपन्स के साथ आए थे, बी के घर में घुसे थे, क्रिमिनल ट्रेसपास किया था, हाउस ट्रेसपास किया था और ज़बरदस्ती उसके घर में तोड़ा फोड़ी की, फिर वहाँ डकैती भी की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्यूमुलेटिव फैक्ट्स बहुत तरीके से आके एक सिचुएशन प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन सक्सीड कर जाएगा इवन दो इंजरी उसने सफिशिएंटली एक्सप्लेन नहीं की है। ठीक है, और अगर वो नहीं भी करता है, कहता है कि मुझे एक्सप्लेन नहीं करनी है इंजरी, वो कहता है कि डिफेंस को ये पॉइंट लेने दीजिए, इवन देन इट वुड नॉट बी फेटल टू द प्रोसिक्यूशन। लेकिन ध्यान रखिए, हमारा जो पहला इलस्ट्रेशन था उसमें वो फेटल हो जाएगा प्रोसिक्यूशन के लिए। ठीक है, तो दिस इज़ अ पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड कि फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ बदलती रहती है। प्रिंसिपल्स सेम रहते हैं, प्रिंसिपल्स आर ऑलवेज सेम, बट फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस कभी सेम नहीं होते हैं। एंड वंस दे चेंज, इट्स एप्लीकेबिलिटी एंड द रिजल्ट ऑफ द एंटायर कंक्लूजन ऑफ अ जुडिशियल ट्रायल will also differ according to the fact and circumstances of the case, even though the principle of law are static। लेकिन वो static तो हैं, पर वो इतने malleable है ना, इतने malleable हैं वो कि वो किसी भी fact और circumstances पे fit बैठ सकते हैं। Alright, so next case that I come to is देवराज and another versus state of हिमाचल प्रदेश। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि where accused received injuries during the same occurrence in which the complainants were injured, and when they have taken the plea that they acted in self-defense, that cannot be lightly ignored, particularly in absence of any explanation of their injuries by the prosecution। अब मान लीजिए ऐसे केसेस भी अराइज करते हैं जहाँ पे दो राइवल फैक्शंस ने एक दूसरे पे गोली चलाई, कोई मरा नहीं, ठीक है, चोटें लगी दोनों को। अब एक ने दूसरे के खिलाफ केस कर दिया, दोनों ने काउंटर केस किया। अब दोनों ही ये प्ली लेंगे कि हमने अपने प्राइवेट डिफेंस में एक्ट किया था और दूसरी पार्टी अग्रेसर थी, दोनों ही ये लोग प्ली लेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट कहता है कि अगर एक पार्टी प्ली ले रही है सेल्फ डिफेंस की और उसके ऊपर इंजरीज हैं, तो ये प्रोसिक्यूशन को तो लाइटली इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। लेकिन नेचर ऑफ इंजरी बहुत मटेरियल हो जाती है। अब वहाँ पे माइनर इंजरी है, माइनर स्क्रैचेस हैं, नॉट मटेरियल। वहाँ पे मेजर इंजरीज हैं तो वो मटेरियल हो जाएगी। ऑलराइट, कमिंग टू द नेक्स्ट केस, काशीराम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, डिसाइडेड ऑन 17 October 2001। सुप्रीम कोर्ट सेड, so long as the accused person exercised his right of private defense, their assembly cannot be said to be unlawful assembly. Only those accused person who shared a common object of doing something in excess of right of private defense can be held liable।
अब ऐसा भी जान लीजिए, बिफोर वी कम टू द टॉपिक ऑफ जनरल एक्सेप्शंस अंडर आईपीसी, जो आई थिंक वील डील विद आफ्टर अटेम्प्ट्स, तो उसमें क्या होता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में जब आप आते हैं ना, तो ये बहुत पॉसिबल है कि अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सीड कर दें। एक इसका इलस्ट्रेशन देता हूँ कि अगर एक आदमी है, वो आप पे अटैक करने आता है, आप उसको पीट देते हैं, वो भागता है अपनी जान बचा के, और वो जब वो भाग रहा है तब भी आप उसे दौड़ाते हैं, और दौड़ा के मान लीजिए 100 मीटर बाद उसे दौड़ा के पकड़ते हैं, और फिर आप उसको स्पॉट पे गोली मार देते हैं। दैट इज़ एक्सीडिंग योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। आपको उसके लिए कल्पेबल होमिसाइड की सज़ा हो जाएगी। यू आर एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर कोई भी पार्टी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में एक्ट कर रही है, तो पूरी की पूरी असेंबली को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मान लीजिए उसी असेंबली के कुछ मेंबर्स राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सीड कर जाते हैं, तो सिर्फ उन्हीं मेंबर्स को फॉर एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की सज़ा मिल सकती है। वो हैव एक्सीडेड दैट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। इसको भी एक इलस्ट्रेशन से समझिए। इमेजिन अ सिचुएशन वेयर ऑन वन साइड there is a group of 100 men and on other side there is a group of 25 men, but those 25 men are the aggressors। वो अग्रेसर होते हैं। वो ज़बरदस्ती जो फील्ड है 100 men की, उसमें एंटर करते हैं और ज़बरदस्ती उन लोग पे अटैक करते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम इस फील्ड को नहीं छोड़ोगे तो वी विल किल ऑल ऑफ यू। ऐसे ही बोलते हैं। कुछ मैन उसको बड़ी सीरियसली ले लेते हैं। ऐसे में फाइट एंस्यू करती है। जो 25 जो मैन होते हैं राइवल फैक्शन के, वही शुरू करते हैं। वो डेडली वेपन्स उनके पास होते हैं, और बाकी के जो 100 मैन होते हैं उनके पास सिर्फ फार्मिंग टूल्स होते हैं जो वो डेली फार्मिंग के लिए यूज़ करते थे। तो डेडली वेपन्स जब वो यूज़ करते हैं ऑपोजिट फैक्शन में, उसकी वजह से कईयों को इंजरी होती है। 100 मैन रिटेलिएट करते हैं 25 में। इसकी वजह से 25 मेंबर्स की जो पार्टी है उसमें से 4 लोग मर जाते हैं, 21 लोग बचते हैं, 4 people die। So in that situation, here the assembly of 100 men is still acting within their rights of within their domains of private defense। अब मान लीजिए जो बाकी के जो मेंबर्स हैं भागने लगते हैं पीछे की तरफ, जो बाकी के 21 बचे वो भागने लगते हैं। अब within those 100 men 10 people think that we will chase them and we will kill them। तो उस 100 men की पार्टी में से 10 लोग निकलते हैं, उनको दौड़ाते हैं 25 में से, और 3 लोगों को और मार देते हैं। दे किल 3 एक्स्ट्रा। तो आप ये ध्यान रखिए, ये जो यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सीड कर गया, क्योंकि अब वो लोग भाग रहे थे और आपने पीछा करके उनको मारा है और काफ़ी दूर जाके मारा है। सो दैट इज़ एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। Private defense is only for defense. It is not a right of retaliation. All right, it is not a right of vengeance. तो जब इन 10 लोगों ने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सीड कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो जो बाकी के 90 मेंबर बचे उनको एज अ वोल लपेट लिया जाएगा फॉर एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। उन्हीं को सज़ा मिलेगी जिन्होंने अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सीड किया है, विच इन दिस केस इज़ 10 मेंबर्स, नॉट द रेस्ट ऑफ द 90। जो उन्होंने ओरिजिनली 4 लोग जो मारे गए थे वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में मारे गए थे, उसके लिए कोई सज़ा नहीं हो सकती। लेकिन बाकी के जो 3 लोग जब वो पीछे हट रहे थे, 21 जो बचे थे वो जब पीछे हट रहे थे, तो जब 100 लोगों में से 10 लोग ने सोचा कि हम इन्हें दौड़ा के मारेंगे और इनको ये जहाँ पे भी छुपेंगे उनको उधर मारेंगे, तो उस सिचुएशन में वो जो 10 मेंबर्स जो 3 लोगों को मारते हैं उनके लिए सिर्फ उन्हीं को पर्टिकुलरली सज़ा होगी फॉर एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अंडर सेक्शन 304 आईपीसी। ऑलराइट, यहाँ पे असेंबली एज अ वोल को सज़ा नहीं होगी फॉर एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, क्योंकि सिर्फ उन्हीं 10 मेंबर के बीच में कॉमन ऑब्जेक्ट था फॉर किलिंग द मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिट फैक्शन। ठीक है, ये याद रखिएगा। So there is also a very thin line of exceeding the right of private defense। खैर, जब हम लोग right of private defense में आएंगे तो उसको बहुत डिटेल में डील करेंगे। अभी I think this illustration should be sufficient. If it is not sufficient, you can always
ask questions regarding it. Then I come to another situation. अब right of private defense के लिए हो गया. That is usage and alteration of charges from section 149 to 34. उसकी nuances और technicalities क्या हैं. तो मैं आपको उसको एक केस लॉ के इलस्ट्रेशन से समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा. अब ये केस है मैना सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का. इस केस में क्या हुआ था, प्रोसिक्यूशन का केस इतना सा था कि 5 लोगों ने मिलके, और 5 से ज़्यादा नहीं थे, ये सिर्फ 5 लोग थे विच वर नेम्ड ऑन रिकॉर्ड. 5 लोगों ने साथ में मिलके डिसीज्ड को गोली मारी एंड दे वर हैविंग डेडली वेपन्स विद देम अलॉन्ग विद शार्प एज्ड वेपन्स. ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, 4 लोगों को अक्विट कर दिया पर एक को कन्विक्ट कर दिया फॉर 302 रेड विथ 34 IPC. हाई कोर्ट ने जो भी अपील्स थी स्टेट की अगेंस्ट एक्विटल ऑफ फॉर दोज 4 पीपल और अपेलेंट की जो कन्विक्ट हो गया था, जिसने अपील किया था अगेंस्ट इस कन्विक्शन, दोनों को डिसमिस कर दिया. ये जो अपेलेंट है किसी तरीके से पहुंचा सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट इस केस में 149 और सेक्शन 34 IPC दोनों ही यूज़ नहीं कर सकता. एंड इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये पोजीशन मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. वो इसलिए इजी टू अंडरस्टैंड है कि आप ऐसे सोचिए कि 5 लोग थे, प्रोसिक्यूशन का केस था, देयर आर ओनली 5 पीपल एंड आउट ऑफ दोज 5 पीपल 4 वर अक्विटेड. अब जब 4 अक्विटेड थे तो ऑब्वियसली 149 का तो चार्ज लग ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए 5 या 5 से ज़्यादा चाहिए. पर 34 के लिए तो कम से कम 2 तो चाहिए ही चाहिए ना. बट वहाँ पे 2 भी नहीं थे, वहाँ पे सिर्फ 1 बचा था. तो इट इज़ नॉट परमिसिबल टू द कोर्ट्स टू रिजॉर्ट टू सेक्शन 149 और 34 वेयर देयर इज़ ओनली 1 अक्यूज्ड. और ये बिल्कुल भी केस ऑफ प्रोसिक्यूशन नहीं है कि वहाँ पे और भी अज्ञात लोग थे. This position I have taken up earlier also when I was explaining you the position of section 34 and its alteration of charges. I gave you 3 illustrations that were regarding it. Do refer to it. वो बहुत important है for alteration of charges, उसे याद कर लीजिएगा. So in this scenario also Supreme Court said कि जब prosecution का केस ही इतना है कि 5 ही लोग थे, 5 से ज़्यादा नहीं थे, अगर कोई अज्ञात होता जिसके बीच में कॉमन ऑब्जेक्ट साबित हो जाता या कॉमन इंटेंशन साबित हो जाता तो ठीक है, कोर्ट्स रिजॉर्ट कर लेते, लोअर कोर्ट्स रिजॉर्ट कर लेते सेक्शन 149 और सेक्शन 34 IPC से. पर प्रोसिक्यूशन का केस सिर्फ इतना सा है कि जहाँ पे सिर्फ 5 लोग हैं और 5 में से जब 4 अक्विट हो गए हैं, इसका मतलब कॉमन ऑब्जेक्ट उनके साथ था नहीं और एक बचा. तो भाई कॉमन ऑब्जेक्ट या कॉमन इंटेंशन किसी के साथ तो होना चाहिए. अगर आप उसको 302 रेड विद सेक्शन 34 में भी कन्वर्ट कर रहे हो तो उसका कॉमन इंटेंशन किसी के साथ तो शेयर होना चाहिए. जब ऐसा कोई व्यक्ति रिकॉर्ड पे ही नहीं है और ना ही ये प्रोसिक्यूशन का केस है कि कोई ऐसे अज्ञात व्यक्ति थे जो एक्स्ट्रा वहाँ पे थे, देन हाउ कैन यू कन्विक्ट दैट पर्सन बाय द एड ऑफ either section 149 or section 34? That was not at all the case of the prosecution. So in this scenario, both the courts erred in applying section 149 also and in applying section 34 of the IPC as well. तो कोर्ट इसमें बोलता है, सुप्रीम कोर्ट प्राइमरली इसमें बोलता है कि अगर इस केस के अंदर ये प्रोसिक्यूशन का केस होता और प्रोसिक्यूशन विटनेस की टेस्टिमनी भी ऐसी होती कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग थे जिन्होंने कोजॉइंटली ऐड किया, वेदर नेम्ड थे या अननेम्ड थे, जिन्होंने कोजॉइंटली ऑफेंस किया, तो ये हो जाता कि हाँ ठीक है, आप एक पर्सन को कन्विक्ट कर रहे हैं इस बिहाफ पे कि वो अभी भी अननेम्ड लोग हैं जो रिकॉर्ड पे नहीं हैं. तो आप अगर उनके बीच में कॉमन ऑब्जेक्ट पा लेते हैं आइदर बाय डायरेक्ट एविडेंस और बाय सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, तो वो ठीक है, वो चल जाएगा. लेकिन प्रेजेंट केस में कि चार्ज जो लगाया गया है वो बस इतना था कि अपेलेंट के को अक्यूज सिर्फ वो 4 लोग हैं और उनके अलावा कोई नहीं, और यही डायरेक्ट एविडेंस से भी निकल के आया और वही सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से भी निकल के आया. ना ही डायरेक्ट एविडेंस ने कोई ऐसा इशारा किया कि अज्ञात लोग भी शामिल थे, ना ही सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ने कोई ऐसा इशारा किया कि अज्ञात लोग शामिल थे. तो ऐसे केस में जब 4 अक्यूज्ड को छोड़ा जा चुका है तो आपको फाइनल अक्यूज्ड को भी बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा ऑन दैट प्रिंसिपल.
वो इसलिए क्योंकि prosecution has not only failed in proving the proper overt act, but it has also not been able to show the common object. There must be some evidence of common object, but when there is not any evidence of common object, in this situation, how can the courts come to the conclusion that the accused was sharing a common object or a common intention if it wants to alter the charge? If it was sharing the common intention or common object with somebody, and there is nothing on the record to even hint towards that kind of reasoning, then how can the courts convict him under 302 read with section 34, or for that matter under 302 read with section 149? They cannot. Okay. So in this case, that person got benefit of doubt. The appellant got the benefit of doubt. And after benefit of doubt, Supreme Court actually acquitted him from the charge of section 302 of the IPC and altered it to section 326 of the IPC. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को मर्डर का केस नहीं पाया था. उसने पाया कि he was guilty of the offence under 326 of the IPC but not under section 302 of the IPC read with section 34. एंड एक्सप्रेसली सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए बता दिया कि विकेरियस लायबिलिटी इसमें हो ही नहीं रही, बिकॉज देर इज नो अदर को अक्यूज्ड विद whom he can said to have shared a common intention or common object. ठीक है, सो दैट वॉज वन इलस्ट्रेशन दैट माइट हेल्प यू. अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहते हैं किंग वर्सेस प्लमर पे रिलाई किया था, और ये प्राइमरली तो कंस्पिरेसी में था. प्लमर्स केस कंस्पिरेसी पे ही जजमेंट है, एंड वो अप्रूव हुआ था इंडिया में इन द केस ऑफ तोपन दास वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, जिसमें उसमें भी यही बोला था कि कंस्पिरेसी के भी केस में अगर ये साबित हो जाता है कि मैक्सिमम सारे लोग अक्विट हो गए हैं और एक पर्सन बचा है, और प्रोसिक्यूशन का ये केस नहीं है कि और भी अज्ञात लोग थे, और ना वो रिकॉर्ड पे दिख रहा है, ना वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे दिख रहा है, ना वो डायरेक्ट एविडेंस पे दिख रहा है. डायरेक्ट एविडेंस मतलब कोई विटनेस है उस बात का. तो ऐसे में जब ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, तो यू कैन नॉट कन्विक्ट वन पर्सन फॉर द ऑफेंस अंडर क्रिमिनल कंस्पिरेसी एज वेल. और ना उसमें सेक्शन 149 लगेगा, ना सेक्शन 34 लगेगा, बिकॉज शेयरिंग, इन ऑर्डर फॉर द विकेरियस लायबिलिटी टू बी एस्टैब्लिश्ड, there must be some other person with in which the accused can be said to have shared a common intention or a common object. ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए 5 या 5 से ज़्यादा, कॉमन इंटेंशन के लिए 5 से कम, क्रिमिनल कंस्पिरेसी में 2 या 2 से ज़्यादा, चाहे जितने भी हों. ऑलराइट, we'll come to criminal conspiracy after a while, but primarily we'll deal with this. यही पॉइंट रिगार्डिंग 149 का डायरेक्टली कंसिडरेशन के लिए आया था मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में. वेरी लोकस, इट इज़ अ लोकस क्लासिकस एंड यू शुड रिमेंबर दिस. इसमें देयर वर 2 of the 5 persons who were tried together and were acquitted. 5 में से 2 persons were tried together and were acquitted, while 2 were convicted under section 302 read with section 149 of the IPC. In the charge, those 5 persons and none others were mentioned as forming the unlawful assembly. सिर्फ 5 लोग थे. The proved fact showed that 2 appellants and the other convicted persons who inflicted the fatal blow were actuated by common intention of fatally assaulting the deceased. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी वही बात कही कि cases may arise where in the charge the prosecution named 5 or more persons and alleges that they constituted an unlawful assembly. In such cases, if both the charge and the evidence are confined to the persons named in the charge, and out of those persons so named, 2 or more are acquitted, leaving before the court less than 5 persons to be tried, then section 149 of the IPC cannot be invoked. Even in such cases, it is possible that though the charge names 5 or more persons as composing an unlawful assembly, evidence may nevertheless show that unlawful assembly consisted of some other persons as well who were not identified and were not so named. In such cases, either the trial court or even the high court in appeal may be able to come to the conclusion that acquittal of some of the persons named in the charge and tried will not necessarily displace the charge under section 149, because along with the 2 or 3 persons convicted, others who composed the unlawful assembly but who have not been identified and so have not been named,
In such cases, acquittal of one or more persons named in the charge does not affect the validity of the charge under section 149, because on the evidence the court of facts is liable to reach the conclusion that the person composing the unlawful assembly nevertheless were 5 or more than 5. तो ये वही बात कर रहा है कि अगर मान लीजिए अज्ञात लोग शामिल हैं और वो एविडेंस से फैक्ट पे आ गया, तो नॉट वेस्ट स्टैंडिंग की एक ही आदमी बचा है, अगर कॉमन ऑब्जेक्ट इस्टेब्लिश हो जाता है उन अज्ञात लोगों के साथ, तब आप कन्विक्शन कर सकते हैं. लेकिन जब प्रोसिक्यूशन का केस सिर्फ यही है कि 5 लोग थे, उससे ज़्यादा कोई नहीं था, ना एविडेंस इस तरफ इशारा करता है, तो अगर मान लीजिए उसमें से 4 लोग अक्विट हो जाते हैं, तो ना आप कॉमन ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, ना कॉमन इंटेंशन का यूज़ कर सकते हैं. तो अगर 5 लोग थे, 5 में से एक अक्विट हो गया तो कॉमन ऑब्जेक्ट गया, तब आपके पास एक रास्ता ये बचता है कि हम कॉमन इंटेंशन का यूज़ कर लें बाय प्रूविंग प्री अरेंज प्लान, मीटिंग ऑफ माइंड्स, पार्टिसिपेशन एक्सेट्रा. अगर उनमें से भी 2 अक्विट और हो जाते हैं, उनमें से भी 4 बचे, 4 में से 3 और अक्विट हो जाते हैं, लेट अस सपोज. सो बचा एक, तो एक पर्सन जो बचा है, ना आप इस पर 149 यूज़ कर पाएंगे, ना 34 यूज़ कर पाएंगे फॉर बर्डनिंग हिम विद विकेरियस लायबिलिटी, क्योंकि ना वो किसी के साथ फिर इस केस में कॉमन इंटेंशन शेयर कर रहा है, ना कॉमन ऑब्जेक्ट शेयर कर रहा है, बिकॉज दैट इज़ नॉट एट ऑल हिज केस, दैट इज़ नॉट एट ऑल द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन, दैट देयर वर मोर पीपल who participated in unlawful assembly but they have not yet been identified. ना वो एविडेंस से आ रहा है, ना वो प्रोसिक्यूशन ने एक्सप्रेसली बताया है, ठीक है. लेकिन अगर आ जाता है then you know the situation is totally reversed. So another case that is on this point also, that is Krishna Govind Patil versus State of Maharashtra. So that acted on the same principle. I have already told you that in the case in the matters of section 34. So do refer that. छोटी सी समरी में एक आपको एक बात बताता हूँ. एक डेफिनाइट कंक्लूजन कोर्ट को चाहिए, वो ये है कि इन ऑर्डर टू अप्लाई सेक्शन 149, जो डेफिनाइट कंक्लूजन है वो ये है कि द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स वर एट लीस्ट 5, आइदर ऑन रिकॉर्ड और आइदर वो आर नॉट नेम्ड और आइडेंटिफाइड. पर ये डेफिनेट कंक्लूजन कोर्ट को चाहिए कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट वर एट लीस्ट 5. ऑलराइट, ये चाहिए. दिस इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 149. एंड सेकेंड इज दैट द अक्यूज्ड पर्सन्स हु आर नेम्ड ऑन रिकॉर्ड शेयर द कॉमन ऑब्जेक्ट विद द मेंबर्स सो नेम्ड और unnamed. All right. अब जैसे एक केस ले लीजिए फॉर द सेक ऑफ इलस्ट्रेशन, दैट इज़ अमर सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. अब इस केस में सिर्फ 4 ही अक्यूज्ड पर्सन्स थे, उस पर प्रोसिक्यूशन ने 149 लगा दिया. तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे बोला कि आप 5 या 5 से ज़्यादा होने चाहिए. अगर सिर्फ 4 लोग हैं तो उस पर तो 149 लग ही नहीं सकता, तो 149 का उसमें चार्ज लग ही नहीं सकता कॉमन ऑब्जेक्ट का. देयर हैज़ टू बी 5 और मोर. तो अमर सिंह में कोर्ट ने पाया था कि 149 नहीं अप्लाई करेगा, वेयर द appellants or the accused persons are only 4 in number. So there can be no question of them forming an unlawful assembly within the meaning of section 141 of the IPC, because that has the necessary requirement of at least 5 or more persons. Now I come to the final point of section 149, that is conviction for 302 IPC simpliciter when the charge was for 302 read with 149 of the IPC. अब मान लीजिए एक केस में 10 लोग आर रोप्ड इन और उन पर चार्ज लगा है 302 रेड विद 149 का. लेट अस सपोज सारे लोग अक्विट हो जाते हैं, 9 लोग अक्विट हो जाते हैं, एक बचता है. तो क्या उस एक पर्सन को आप 302 IPC में सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं अगर ओरिजिनली चार्ज सिर्फ 149 IPC का लगा था रेड विद 302? तो देखिए, आफ्टर द जजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इन द केस ऑफ विली विलियम्स लेनी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, सिचुएशन बहुत क्लियर हो चुकी है कि डिफेक्ट इन द चार्ज या ओमिशन इन द चार्ज बाय इटसेल्फ क्या कहते हैं अक्यूज्ड को हार्म नहीं करते, और तब तक आप ऐसे किसी कन्विक्शन को सेट असाइड नहीं करेंगे जो किसी डिफेक्टिव चार्ज या ओमिटेड चार्ज पे बेस्ड है, जब तक इट इज़ नॉट शोन
कि अ प्रेजुडिस हैज़ बीन कॉज टू द अक्यूज्ड या मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, ठीक है, चाहे वो केस हो सेक्शन 34 आईपीसी का, चाहे 149 आईपीसी का हो, चाहे 114 ऑफ द आईपीसी का हो। इन आइदर ऑफ द केसेस अगर फैक्ट्स पे ये प्रूव हो जाता है कि अक्यूज पर्सन हैड फुल नॉलेज अबाउट द चार्ज ही इज डिफेंडिंग, उसको पता है कि वो जो डिफेंड कर रहा है वो मर्डर के केस में कर रहा है और वो उसको पूरी सिचुएशन को समझ के कर रहा है, तो इन दैट सिचुएशन उसको प्रेजुडिस नहीं होगी। पर जहाँ पे अक्यूज्ड को नहीं पता है कि वो किस चार्ज को डिफेंड कर रहा है, ना उसे प्रॉपरली नोटिस मिली है, तो ऐसे केस में प्रेजुडिस हो सकती है और फिर एपेलेट या रिविजनल कोर्ट ऐसे कन्विक्शन को और ट्रायल को सेट असाइड करके रीट्रायल का ऑर्डर दे सकता है। तो ये बात जान लीजिए कि इसका कट एंड राइट आंसर नहीं है, इसका जो ट्विन टेस्ट है वो है प्रेजुडिस थ्योरी, प्रेजुडिस टू द अक्यूज्ड, और दूसरा मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। तो जनरली है कि नॉन फ्रेमिंग ऑफ डिस्टिंक्ट चार्ज फॉर द ऑफेंस अंडर 302 जनरली विल नॉट प्रेजुडिस द अक्यूज्ड। जनरली ऐसा कोई प्रिजम्पशन नहीं कि इट विल प्रेजुडिस द अक्यूज्ड। तो पहले नानक चंद वर्सेस सूरजपाल वर्सेस नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और सूरजपाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कन्फ्लिक्ट था इसी पॉइंट पे। नानक चंद ने बोला था कि नहीं 302 रेड विद 149 का चार्ज है तो 302 सिंपलिसिटर में नहीं कर सकते। सूरजपाल ने ठीक इसका ऑपोजिट रूलिंग की। विली विलियम्स लेनी की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी इस पे एक ओपिनियन देने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यूनानिमसली बोला कि यार चार्ज का पर्पस क्या होता है, चार्ज प्रोसीजरल मैटर है और प्रोसीजरल लॉ जस्टिस को एड करने के लिए यूज होते हैं, ना कि जस्टिस को स्टाइफल करने के लिए। दे आर नॉट देयर टू स्टाइफल जस्टिस, दे आर देयर टू एक्ट इन एड ऑफ जस्टिस, दे आर देयर टू एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ जस्टिस। इफ the non-framing of a particular charge under 302 IPC has not prejudiced the accused, and on the record it is proved that the overt act of the particular accused caused the death of the victim, and the evidence establishes that the particular accused inflicted the particular injury which caused the death, then he could definitely be convicted for the offence under section 302 IPC simpliciter, even though the original charge was फॉर सेक्शन 302 रेड विद 149 आईपीसी। तो ये पोजीशन क्लियर है। लेकिन जहाँ पे प्रेजुडिस हो गया, जहाँ पे मिसकैरेज ऑफ जस्टिस आ गया, वो रिकॉर्ड से दिख जाएगा, तो उन दैट सिचुएशन ऐसा सिंपलिस्टिक कन्विक्शन माइट नॉट स्टैंड। लेकिन जहाँ पे अक्यूज्ड को पता है कि इवन दो द चार्ज इज नॉट फ्रेम्ड, उसी की ओवर्ट एक्ट इज जो एक्ट उसने की। मान लीजिए एक असेंबली के मेंबर ने मर्डर किया तो उसके फिंगरप्रिंट चाकू पे होंगे, जिस चाकू को उसने मारा, जितना थ्रस्ट किया उस पर क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए जिस विक्टिम को मार रहा था विक्टिम ने थोड़ा फाइट बैक किया तो जो इंजरी मार्क्स उस पर होंगे वो भी कोरॉबोरेट करेंगे एक ही इशारे पे, एक ही तरफ, एंड दैट विल एक्ट लाइक अ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एज वेल। अगर कोई डायरेक्ट विटनेस है तो वो भी बता सकता है। तो अगर अक्यूज्ड की ओवर्ट एक्ट प्रूव हो रही है और वो एविडेंस पूरी तरीके से एस्टैब्लिश कर रहा है कि पर्टिकुलर अक्यूज ने इंजरी इन्फ्लिक्ट की, तो ये मैटर ही नहीं करता कि ओरिजिनल चार्ज 302 रेड विद 149 का था। अगर ये वहाँ पे साबित हो गया कि अक्यूज्ड वाज द वन हु कॉज्ड द इंजरी एंड द अक्यूज्ड फुली रियलाइज दैट पोजीशन, तो ऐसे केस में प्रेजुडिस नहीं कही जा सकती। ऐसे केस में इवन दो द चार्ज वाज नॉट देयर, वो फिर भी कन्विक्ट हो सकता है फॉर 302 सिंपलिसिटर, इवन दो the charge was for originally the charge was for under section 302 read with 149 IPC. Similarly, there was a judgment of the Supreme Court reported in Supreme Court cases 2002 volume number 7 page number 117. The case names was Nalla Bothu Venkaya versus state of Andhra Pradesh. Supreme Court के सामने दो डायरेक्टली क्वेश्चन ऑफ लॉ आए थे। पहला ये कि whether the appellant could be convicted under section 302 IPC with the aid of section 149 IPC in the absence of any substantive charge under section 302 IPC. Secondly, whether the appellant could be convicted under section 302 read with 149 IPC on the self same evidence on the basis of which other accused were acquitted. तो पहला ये है कि वहाँ पे 302 सिंपलिसिटर का चार्ज नहीं है, 302 रेड विद 149 का चार्ज है। बट और दूसरा जो क्वेश्चन ऑफ लॉ जो सुप्रीम कोर्ट के पास है वो ये है कि देयर इज़ क्या जिस एविडेंस पे बाकी लोग अक्विट हो गए हैं,
क्या वही एविडेंस अक्यूज के खिलाफ आप यूज़ कर सकते हैं टू कन्विक्ट हिम अंडर 302 अंडर 149 आईपीसी? तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे कैटेना ऑफ डिसीजंस देखे एंड केम टू अ कंक्लूजन, और कंक्लूजन वही है जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि in order for a conviction under 302 simpliciter without the aid of section 149 उस सिचुएशन में परमिसिबल है if any overt act is attributed to the accused resulting in a fatal injury which is independently sufficient in ordinary course of nature to cause death of the deceased and it is supported by medical evidence. Secondly, wrongful acquittal recorded by a high court, even if it stood, the circumstances would not impede the conviction of appellant under section 302 read with section 149 IPC. Thirdly, charge under section 302 read with the aid of section 149 could be converted into one under section 302 read with 34 if criminal act done by several persons come out to be less than 5 in the number and it is proved that they acted in furtherance of common intention. तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 बातें कही प्राइमरली. पहली बात ये कही उसने कि अगर ओवर्ट एक्ट दिख रही है अक्यूज्ड की, फेटल इंजरी एविडेंस से प्रूव हो जाती है अलॉन्ग विद द मेडिकल एविडेंस, तो इवन दो ओरिजिनल चार्ज 149 का था तभी 302 में कन्विक्शन हो सकता है सिंप्लिसिटर में. सेकेंडली, अगर हाई कोर्ट ने रॉन्गफुल एक्विटल दे दिया है उसी एविडेंस पे, तो वो सुपीरियर कोर्ट को इम्पीड नहीं करता टू कन्विक्ट अ पर्सन अंडर 302 रेड विद 149 आईपीसी. ठीक है, एक सिंप्लिसिटर की सिचुएशन दे दी और दूसरी इस बात की भी सिचुएशन दे दी कि अगर मान लीजिए किसी कोर्ट ने रॉन्गफुल एक्विटल दे दिया है तो अपेलेट कोर्ट के पास ये पावर है कि उसी एविडेंस को कंसिडर करके अगर उसने ये कंक्लूजन पे आया कि यहाँ पे 149 का केस बन रहा था रेड विद 302 आईपीसी, तो वो कन्विक्शन कर सकता है बाय कंसिडरिंग द सेम एविडेंस. तीसरी पोजीशन उसने ये बताई कि कभी कभी ये हो सकता है कि ओरिजिनल चार्ज जो है वो 302 रेड विद 149 का है, बट एविडेंस पे ये आ गया कि 5 नहीं थे, 5 से कम लोग थे और वो एक्ट कर रहे थे इन फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन इंटेंशन. तो इट इज़ परमिसिबल टू द कोर्ट टू कन्वर्ट सेक्शन 302 रेड विद 149 का चार्ज को अंडर सेक्शन 302 रेड विद सेक्शन 34 IPC. सो आई होप दिस पोजिशन ऑफ चार्ज इज सफिशेंटली क्लियर. प्राइमरली बस याद रखिएगा, अगर ओवर्ट एक्ट है तो आप उसे 302 सिंप्लिसिटर में कन्वर्ट कर सकते हैं इवन दो ओरिजिनल चार्ज 302 रेड विद 149 का था या 302 रेड विद सेक्शन 34 का था. लेकिन ओवर्ट एक्ट नहीं है, अगर ये नहीं दिखा पा रहे हैं कि उस अक्यूज पर्सन ने एक्चुअली वो ओवर्ट एक्ट की थी, तो उस सिचुएशन में आप उसे कन्विक्ट नहीं कर सकते फॉर 302 सिंप्लिसिटर. क्योंकि जो 149 और सेक्शन 34 का चार्ज होता है, इसमें तो पार्टिसिपेशन या मेयर मेंबरशिप ही आपको लाइबल करवा सकती है. लेकिन जो 302 के पैरामीटर्स हैं उसका जब चार्ज लगता है बाय इट सेल्फ विदाउट विकेरियस लाइबिलिटी, तो उसमें ओवर्ट एक्ट प्रूव होनी ज़रूरी है जो मर्डर की डेफिनेशन में फॉल करे. ऑलराइट, तो जब तक वो मर्डर के पैरामीटर्स नहीं सेटिस्फाई कर पाएगी और प्रोसिक्यूशन ये नहीं दिखा पाया है कि जिस अक्यूज्ड को वो 302 सिंप्लिसिटर में कन्विक्ट करवाना चाह रही है थ्रू कोर्ट, उसने कोई ओवर्ट एक्ट की या डेमोन्स्ट्रेट करे कोर्ट के सामने कि उसने ओवर्ट एक्ट की जो मर्डर के पैरामीटर्स को सेटिस्फाई करती है, तब तक वो कन्विक्ट नहीं करा सकती. लेकिन अगर ओवर्ट एक्ट है तो वो कन्विक्ट करा सकती है. तो लास्टली वी आर नियरिंग द एंड ऑफ दिस टॉपिक. तो 2 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा. मैं आपको बता देता हूँ नानकचंद वर्सेस सूरजपाल में, नानकचंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और सूरजपाल में क्या हुआ था. तो नानकचंद में जो सिचुएशन दी गई थी, नानकचंद ने नहीं माना था कि अगर 149 रेड विद 302 का चार्ज है तो ओरिजिनली आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं अंडर 302, अगर बाकी अक्यूज्ड एक्विट कर गए तो वो क्योरेबल इरेगुलरिटी है. कोर्ट ने बोला था उस केस में कि वो इनक्योरेबल इरेगुलरिटी है, क्योंकि 149 में तो मेयर मेंबरशिप से आप किसी को कन्वर्ट करवा सकते हैं, पर 302 में तो आपको पैरामीटर्स को सेटिस्फाई करना होगा. तो आई डोंट थिंक इट इज़ अ केस ऑफ क्योरेबल इरेगुलरिटी. सूरजपाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट सेज कि once a court frames a charge under, let us suppose
302 read with 149 or 307 IPC read with 149, then it cannot take a turn and say कि no, I can convict you for the offense implicita even though no original charge has been framed. Similar situation उसमें बोली थी. इस केस में थोड़ा नानक चंद से थोड़ा डिफरेंट इंटरप्रिटेशन रखा गया था, जिसकी वजह से विली विलियम्स लेनी का जजमेंट आया. विली विलियम्स लेनी ने, जिसको आपको कोट करना है, विली विलियम्स लेनी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, तो प्राइमरली उसने बोला कि चार्ज जो हैं ये आर जस्ट देयर टू प्रोवाइड नोटिस और प्रोसीजरल लॉ एक्ट्स इन फर्दरेंस ऑफ जस्टिस, नॉट देयर टू स्टाइफल इट. तो यहाँ पे देखना होगा कि प्रेजुडिस हुई या नहीं, और दूसरी चीज़ ये देखनी होगी मिसकैरेज जस्टिस हुआ या नहीं. तो सूरजपाल और नानक चंद के जो सेट इन स्टोन पैरामीटर्स थे उनसे डिसएग्री कर गई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच. तो ये याद रखिएगा, यू विल टेस्ट ऑल्टरेशन ऑफ चार्जेस एंड कन्विक्शन सिंप्लिसिटा ऑन द प्रेजुडिस ऑफ थ्योरी एंड मिसकैरेज ऑफ जस्टिस थ्योरी. Overt act is necessary if you want to convict a person for 302 simpliciter even though the original charge was for 302 read with 149. Now coming to the case of Sherry and others versus state of Uttar Pradesh, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब जनरल एलिगेशन होता है ना अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स, द कोर्ट नेचुरली हेजिटेट्स टू कन्विक्ट ऑल ऑफ देम ऑन सच वेग एविडेंस. तो वो क्या करता है कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे ढूंढने की कोशिश करता है कि जिससे वो पता कर पाए कि कौन कौन लोग शामिल थे. और जब वो सर्कमस्टेंसेस पा लेता है, वो एविडेंस पा लेता है, जो वो स्टेज ऑफ एफआईआर से लेके ट्रायल तक आए हैं, और फिर corroborative एविडेंस और डिफरेंट टाइप ऑफ एविडेंस देखने के बाद जब वो सेटिस्फाई हो जाता है कि सर्टेन अक्यूज्ड वर प्रेजेंट एंड पार्टिसिपेटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, तभी वो उनको कन्विक्ट करता है. साथ में वो ये भी देख लेता है कि उनके पास क्या वेपन्स थे, क्या उनका कंडक्ट था, एट्सेट्रा. Lastly, coming to another point, that in order to decide कि अनलॉफुल असेंबली में कौन प्रेजेंट था कौन नहीं था, तो कोर्ट अगर कोई इंजर्ड विटनेस है, इंजर्ड विटनेस वो विटनेस है जिसको चोट लगी है, तो इंजर्ड विटनेसेस हैं तो उनसे पूछता है. और अगर सेम बात इंजर्ड विटनेस की टेस्टिमनी करॉबोरेट हो जाती है मेडिकल एविडेंस से और वो कोर्ट को क्रेडिबल लगती है, तो कोर्ट सफिशेंटली मान सकता है कि अक्यूज्ड पर्सन्स ने वो इंजरी कॉज की और उनकी अनलॉफुल असेंबली में प्रेजेंस थी. ठीक है. नाउ आई विल कम टू द पॉइंट ऑफ राइटिंग. आपका 149 प्राइमरली ख़त्म हो गया है, अब बस 2 पॉइंट बचे हैं, राइटिंग और आपका फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग पे गाइडलाइंस दी हैं वो, दैट इज़ इट. The reason I left writing for last because it is less complex than section 149. ये बहुत straight forward है writing. See, writing की definition पहले कहाँ है? 146 में whenever a force or violence is used by any member of unlawful assembly in prosecution of common object of such assembly, every member of that assembly is guilty of offense of writing. अगर किसी भी assembly के member ने violence use की या force use की तो वो राइटिंग कहलाता है. ठीक है. पनिशमेंट फॉर राइटिंग क्या है? 2 साल अप टू 2 years फाइन और बोथ 147 में. 148 क्या है? राइटिंग व्हेन आर्म्ड विद डेडली वेपन्स, वहाँ पे सज़ा बढ़ जाती है टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ. तो फोर्स, जब अनलॉफुल असेंबली फोर्स या वायलेंस यूज़ करती है तो वो राइटिंग कहलाता है. All right, that is the legal definition of writing. When an unlawful assembly is using force or violence, that is called writing. कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, you will always hone in on section 146. ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है प्रीलिम्स के लिए कि where is writing and where is punishment for writing. तो ये याद कर लीजिएगा, छोटे छोटे सेक्शंस हैं ये. तो इस पे कोई ज़्यादा नुआंस नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए. एक केस लॉ है मद्रास हाई कोर्ट का, इट इज़ अ वेरी पॉपुलर वन. उसमें कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इन ऑर्डर टू डिसाइड द केसेस ऑफ मैमथ राइटिंग दिए गए हैं. मैमथ राइटिंग उन राइटिंग्स को कहते हैं जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं. ऐसे मान लीजिए हज़ारों लोग इन्वॉल्व हैं उसमें, तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कौन पार्ट था अनलॉफुल असेंबली का, या कौन राइटिंग कर रहा था या कौन नहीं. तो इसमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं एंड आई थिंक दे आर वेरी good, so you should know about them. First is
that notwithstanding the large number of writers or persons put up in the court for writing and consequent difficulty for prosecution to name the specific acts attributed to each of the accused, the court must see to it that all the ingredients required for unlawful assembly and writing are strictly proved by the prosecution before convicting that particular accused. तो burden of prosecution पे क्या है? To prove the ingredients of the offences beyond reasonable doubt. The fact that there were 1,000 rioters and 122 accused before the sessions judge will not take away from the prosecution even the iota of the responsibility of proving them. मतलब एक क्या कहते हैं, पार्टिकल भर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हटेगी प्रोसिक्यूशन के ऊपर से, उसको लाइबिलिटी और इंग्रेडिएंट्स ऑफ दी ऑफेंसेस प्रूव करने ही पड़ेंगे. प्रोसिक्यूशन ये नहीं कह सकता कितने सारे मेंबर्स थे, हम किसको किसको साबित करेंगे, आप हमारी बात मान लीजिए सब लोग इन्वॉल्व थे, ये नहीं चलेगा कोर्ट में. देन court further says it may be the misfortune of the prosecution, but the misfortune of the prosecution should never be allowed to become the misfortune of the accused. Just as the culprits in undetected crimes escape punishment, these unproved persons must also be unhesitatingly be acquitted. अगर prosecution नहीं prove कर पाया उन क्या कहते हैं the ingredients of the offences, notwithstanding that there were large number of people, even then the court will acquit him. Secondly, spectators, wayfarers, etc., attracted to the scene of rioting by curiosity, as generally happens in the countryside when a riot or affray is going on, should not be, by the reason of their mere presence at the scene of rioting and with the rioters, held to be the member of unlawful assembly or rioters. But of course, if they are proved to have marched with the rioters for a long distance, and when the rioters were shouting telltale slogans and pelting stones, it would be for them to prove their innocence. तो ये क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस प्रिंसिपल. कोर्ट ने बोला कि जब लार्ज नंबर ऑफ राइटर्स हैं एक जगह पे, और कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कोई आदमी सब्जी खरीदने जा रहा है, सामान खरीदने जा रहा है, उसने देखा अरे यार इतनी भीड़ क्यों जमा हो रही है, वहाँ पे हो क्या रहा है, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो देखने लगा, सिर्फ वो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, पर इससे वो सीन पे प्रेजेंट है, पर वो मेंबर नहीं है अनलॉफुल असेंबली का. लेकिन अब मान लीजिए कि वो वहाँ पे थोड़ी देर रहा, फिर वो भी उनसे इंस्पायर हो गया, वो कहता है हम भी पार्ट लेंगे इसमें, तो फिर वो भी पार्ट लेने लगता है. फिर वो जहाँ जहाँ भीड़ जा रही है, वो जो स्लोगन बोल रही है वो स्लोगन बोल रहा है, फिर भीड़ पत्थर फेंक रही है तो वो भी पत्थर फेंक रहा है. ऐसे में उसकी मेंबरशिप दिख जाती है. नाउ ही इज़ अ मेंबर, बट at the time he was just spectating or was being a wayfarer or by just curiosity observing them. Till then he is just present at the spot, he is not the member of the assembly. Third principle क्या है कि it is very unsafe in case of large number in case of large mob of rioters to rely upon the evidence of a single witness speaking to the presence of the accused in the mob for convicting him, especially when no overt act of violence or shouting slogans or organizing the mob or giving orders to it or marching possession with it or similar thing is proved against him. In a big riot by 100 of persons, it is very easy to mistake one person for another and implicate honestly really innocent persons, and even to mistake persons seen elsewhere as having been seen there. An ordinary rule of caution and prudence will require that the evidence that an accused identified by only one witness and not proved to have done any overt act etc. as described above should be acquitted by giving him the benefit of the doubt. तो कोर्ट थर्ड प्रिंसिपल में कहता है कि जनरली मान लीजिए बहुत बड़ा लार्ज मॉब है जिसने एक ऑफेंस किया, प्रोसिक्यूशन उनको तो अरेस्ट करे, पर एक विटनेस उनकी साइड पे जो आइडेंटिफाई कर रहा है. तो कोर्ट ने बोला कि मान लीजिए कटघरे में खड़ा किया प्रोसिक्यूशन ने 2000 लोगों को, विटनेस एक है जो आइडेंटिफाई कर रहा है, तो कोर्ट बोलेगा ये बड़ा अनसेफ है कि हो सकता है उससे थोड़ी मिस्टेक हो गई हो सकता है वो जिसको पहचान रहा हो वो ढंग से ना पहचान पा रहा हो, और स्पेशली उस केस में जहाँ पे कोई ओवर्ट एक्ट या वायलेंस नहीं एट्रीब्यूटेड है पर्टिकुलर अक्यूज्ड को. मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, मान लीजिए आप ही जा रहे हैं रास्ते में और गलती से बाय बैड लक और मिसफॉर्च्यून यू आर ऑल्सो इम्प्लीकेटेड इन इट, एंड देन अ पर्सन who doesn't know that you were just spectating at the spot,
ही बिलीव्स दैट यू आर अ मेंबर ऑफ द अनलॉफुल असेंबली। तो इस केस में आपके पास, आपके खिलाफ तो कोई ओवर्ट एक्ट प्रूव्ड नहीं हुई है, आपके खिलाफ तो कोई ऑर्गेनाइजिंग द मॉब या मार्चिंग इन पोजेशन विद इट या गिविंग ऑर्डर्स टू द मॉब का कोई एलिगेशन नहीं है। तो ऐसे केस में आपको कन्विक्ट करने से कोर्ट हेजिटेट करेगा और नहीं करेगा। ऑलराइट, सो ऑर्डिनरी रूल ऑफ कॉशन है कि एक से ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत होती है, और क्या कहते हैं, स्पेशली इन द केसेस जहाँ पे कोई ओवर्ट एक्ट एट्रीब्यूट नहीं हुई है अक्यूज्ड पर्सन्स को, जैसे कि शाउटिंग ऑफ स्लोगन्स, ऑर्गेनाइजिंग द मॉब, गिविंग ऑर्डर्स टू द मॉब, मार्चिंग इन प्रोसेशन विद इट, और थ्रोइंग स्टोन्स और कमिटिंग द एक्ट ऑफ वायलेंस एक्सेट्रा। चौथा प्रिंसिपल क्या है? द फोर्थ प्रिंसिपल इज that where there are such acute factions, one based on agrarian dispute and troubles, and another on political wrangling and rivalry, and third on caste division or division of the have and have nots, the greatest care must be exercised before believing the evidence of a particular witness belonging to one of these factions against the accused of the opposite view. The principle becomes of special importance when there are no overt acts etc. approved, and when there are only one or two witnesses speaking to the presence of the accused and among the writers, and they belong to the classes and faction opposed to the accused. अब इसको ऐसे समझ लीजिए, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा कि मान लीजिए दो कम्युनिटी के बीच में लार्ज स्केल राइटिंग हुई, लार्ज स्केल, और इस प्रिंसिपल में कोर्ट ये नहीं कह रहा है कि आपको डिसबिलीव करना है। इस प्रिंसिपल में कोर्ट ये कह रहा है कि आपको थोड़ी केयर रखनी होगी कि बायस भी हो सकती है विटनेस की। कि मान लीजिए दो कम्युनिटी आपस में झगड़ा किए, रायट हुए, तो प्रोसिक्यूशन जिस विटनेस को प्रेजेंट कर रहा है और जो अक्यूज्ड बनाए गए हैं ये दोनों ऑपोजिट कम्युनिटी के हैं। विटनेस ऑपोजिट कम्युनिटी का है और क्या कहते हैं जो अक्यूज्ड है वो ऑपोजिट कम्युनिटी का है, और झगड़ा भी इन्हीं दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में था। तो ऐसे केस में, इन दिस केस, कोर्ट्स के ऊपर एक मैंडेट है कि वो एक स्पेशल केयर रखें कि यहाँ पे एविडेंस की क्रेडिबिलिटी थोड़ी ढंग से जांचें। सिमिलरली जब कास्ट वायलेंस होती है दो राइवल फैक्शंस के बीच, और एक विटनेस उस कास्ट से बिलोंग करता है जिससे दूसरी कास्ट ने लड़ाई की है, तो भी आप क्लियर रखें। जब इकोनॉमिक डिवाइड के बीच में या एग्रेरियन डिस्प्यूट की वजह से अगर झगड़ा हुआ है और विटनेस और अक्यूज्ड दोनों ऑपोजिट फैक्शन को बिलोंग करते हैं, देन हैव अ स्पेशल केयर एंड डिटरमाइनिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस। ठीक है, स्पेशल केयर का मतलब आप थोड़ा कोरॉबोरेशन के लिए भी देखेंगे, मतलब एकदम ब्लाइंडली रिलाई नहीं करेंगे। और फिफ्थ प्रिंसिपल इज दैट mere followers in writing deserve much more lenient sentence than the leaders who misled them into committing such violent acts by emotional appeals, slogans and cries. तो leaders को ज़्यादा बड़ी सज़ा मिलती है, writers को शायद इतनी बड़ी सज़ा ना मिले जो mere followers थे। All right, so remember this. These were the principles of राइटिंग व्हेन देयर आर लार्ज स्केल राइट्स। तो उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं? इट इज़ अ वेरी गुड जजमेंट एंड आई थिंक द इफ़ यू नो अबाउट इट, इट विल मेक यू अ क्लास अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ योर पीस। द लास्ट पॉइंट दैट इज़ रिलेटेड टू द क्वेश्चन ऑफ राइटिंग इज़ महादेव शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट। इसमें एक सवाल उठा था कि क्या जब राइटिंग का जब भी केस हो तो क्या 149 के लिए 147 और 148 का चार्ज इंक्लूड करना ज़रूरी है? कि मतलब आप खुद सोचिए कि जब भी अनलॉफुल असेंबली फोर्स और वायलेंस यूज़ करेगी तो राइटिंग क्या लाएगा। तो क्या प्रोसिक्यूशन को 147 और 148 का चार्ज बनाना ज़रूरी है बिफोर 149 कैन बी अप्लाइड बाय द प्रोसिक्यूशन? सुप्रीम कोर्ट ने सीधे बोला नहीं। अगर पर्सन 147 में चार्ज हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि 149 यूज़ नहीं हो सकता। 149 इतना वाइड है कि लेट अस सपोज यू हैव पुट द चार्ज ऑफ सेक्शन 302 रेड विद 149, तो उसके अंदर वायलेंस जो है, जो राइटिंग के लिए ज़रूरी है, वो ऑलरेडी इंक्लूड हो जाती है। तो इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी अपॉन द प्रोसिक्यूशन टू सेपरेटली चार्ज such person with the offense under section 147 or 148. Similarly, it is also not obligatory to charge a person under section 143 or 147 when charging him for the offense with the aid of section 149, क्योंकि 149 के अंदर ये सारी चीज़ें implied होती हैं।
It is all implied under section 149. So section 149 is of the widest possible amplitude. आपको कभी भी अलग से ये चार्ज फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने 149 कर लिया, यही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है. अ पर्सन may join an unlawful assembly and be guilty under section 143 or 147 or 148, but he may cease to be its member at the time when the offence under 302 or some other offence is committed. He would not in that event be held liable for an offence under section 149 because that would not apply to him. The fallacy in the cases to hold that the charge under 147 is compulsory, which compulsorily arises because they overlook the ingredients of section 143 that are implied under section 149 and the ingredients of section 147 are implied under the charge under section 149 as well. तो कोर्ट सीधे ये बात बोल रहा है कि ऐसा केस ज़रूर हो सकता है कि वेयर अ पर्सन जो ओरिजिनली मेंबर रहा हो अनलॉफुल असेंबली का, जिसने वायलेंस और राइटिंग की हो, लेकिन वो मेंबर होना इनिशियल वायलेंस और राइटिंग के बाद बंद कर दे और चला जाए या रिटायर हो जाए, साइड पे हो जाए, और फिर बाद में अगर अनलॉफुल असेंबली मर्डर कमिट कर ले तो हो सकता है उसके ऊपर ये चार्ज ना सक्सीड कर पाए फॉर 302 रेड विद 149. तब उस पर 149 ना अप्लाई करे, लेकिन 147 और 148 अप्लाई कर जाएगा. बट सिंस 149 इज ऑफ वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड, उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं ना 147 के और 148 के, वो अपने आप ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं. तो कोर्ट ने ये सीधे से आंसर कर दिया था ये क्वेश्चन कि अगर मान लीजिए कि 149 का चार्ज लगाया गया है तो आपको 147 और 148 को अलग से यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. कि क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने यही था कि इज़ इट ऑब्लिगेटरी टू चार्ज अ पर्सन अंडर सेक्शन 147 और 148 बिफोर सेक्शन 149 कैन बी यूटिलाइज. सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इफ़ यू यूटिलाइज सेक्शन 149 रेड विद एनी अदर सब्सटेंशिव ऑफेंस, दीज प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 143, 147 एंड 148 आर इंक्लूडेड विद इन इट, उसके अंदर ही इंक्लूड हो जाते हैं. ऑलराइट, एक इसमें इलस्ट्रेशन दिया कि हाँ एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जहाँ पे एक पर्सन ने अनलॉफुल असेंबली ज्वाइन की तो वो गिल्टी होगा 143 का, 147 और 148 का. लेकिन अगर मान लीजिए मर्डर नहीं कमिट किया उस वक्त तक और वो रिटायर कर गया असेंबली से, और थोड़ा आगे चल के फिर उसी अनलॉफुल असेंबली ने मर्डर कर दिया और पूरी अनलॉफुल असेंबली में चार्ज लग गया 302 रेड विद 149 का, तो उस सिचुएशन में 302 रेड विद 149 का चार्ज उस पर अप्लाई नहीं करेगा. लेकिन जनरली जब असेंबली एज अ होल पे चार्ज लगता है कोई सब्सटेंशिव, तो आपको अलग से 147 या 148 का चार्ज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं. कि जैसे कि इस केस में जो महावीर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, दैट इज़ द केस ऑफ महादेव शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बस इतनी सी बात बोली थी कि अगर मान लीजिए एक असेंबली है, वो बहुत ही लार्ज स्केल की है, उसने कोई मर्डर कर दिया और पूरी असेंबली के ऊपर 302 रेड विद 149 का चार्ज लगा है, तो ये पोजीशन बिल्कुल भी रेज नहीं की जा सकती कि क्योंकि चार्ज 147 और 148 का नहीं लगा तब तक आप 149 के चार्ज का यूज़ नहीं कर सकते. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द एरिया इज कॉमन टू सेक्शन 147 एंड 149. इट इज़ द सबस्ट्रैटम ऑफ द डिफरेंट डिग्रीज ऑफ द लाइबिलिटी दैट आर बिल्ड एंड देयर कैन नॉट बी अ conviction with the aid of section 149 when there is no evidence of such substratum. It is a different thing to say that to lay down this substratum one must frame first a charge under 143, then a charge under 147 and then a charge under 149. The last named section, that is 149, is not dependent on the other because others are implied in the circumstances in which 149 is used. There can be proof under 149 of the existence of unlawful assembly of the common object and of the part played by the unlawful assembly or any of its members, same as under 143, 147 and 148, that is for the offence of writing and unlawful assembly simpliciter. There may be additional charges under these sections to guard against the failure of charge for an offence under 149, but the other charges cannot be regarded as condition precedent. तो कोर्ट कह रहा है कि हो सकता है प्रोसिक्यूशन बहुत सारे चार्जेस लगा दे, लेकिन
149 को लगाने के लिए ये कोई कंडीशन प्रेसिडेंट नहीं है कि जब तक आपने 147 या 148 आईपीसी का चार्ज नहीं लगाया होगा तब तक आप 149 का चार्ज लगा ही नहीं सकते. सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट में बोल दिया कि यू कैन ईजिली डू दैट और कोई भी बार आपके ऊपर नहीं है. तो इसके साथ आपका 149 का जितना भी नुआंसेस था ख़त्म हो गया. अब एक फाइनल पॉइंट से डील करेंगे. जो तहसीन पूनावाला वर्सेस स्टेट ऑफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट है, 17 जुलाई 2018 को ये डिसाइड हुआ था और ये मॉब वायलेंस पे गाइडलाइन है. देखिए, मॉब वायलेंस और मॉब लिंचिंग को लीगली बोला जाएगा एन अनलॉफुल असेंबली. वो अनलॉफुल असेंबली होती है बट इंडल्जेस इनटू राइटिंग, और अगर वो मर्डर कर देती है तो आप चार्ज कौन सा बनाएंगे? 302 रेड विद 149 का. तो मॉब, तो जितने भी केसेस आप 149 पे पढ़ते हैं वो मॉब वायलेंस के ही पढ़ते हैं आप. तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एडिशनल गाइडलाइंस दी हैं जो प्रोसीजरल इन नेचर की हैं और उसमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं. मैं आपको बताता हूँ वो क्या हैं. फर्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट शैल डेजिग्नेट अ सीनियर पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एज नोडल ऑफिसर इन ईच डिस्ट्रिक्ट. This nodal officer shall be assisted by DSP rank officers and they will take the measures to prevent the incidents of mob violence and lynching. They will constitute a special task force as to procure intelligence reports about the people who are likely to commit such crimes or who are involved in spreading the hate speeches or provocative statement and fake news. Secondly, state government shall forthwith identify district, subdivision, villages where instances of lynching and mob violence have been reported in the recent past, say in the last 5 years. Process of identification should be done within the period of 3 weeks from the date of this judgment, as the time period is sufficient to get tasks done in today's fast world of data collection. Third is that the Secretary of the Home Department of the concerned state shall issue directive advisories to the nodal officers of the concerned district for ensuring the officer in charge of police stations of the identified areas are extra cautious if any instance of mob violence within their jurisdiction comes to their notice. Fourth is that the nodal officer so designated shall hold regular meetings at least once a month with the local intelligence units in the district along with the station house officer of the districts so as to identify the existence of the tendencies of vigilantism, mob violence or lynching in the district and take special steps to prohibit instances of dissemination of offensive material through different social media platforms or any other means for inciting such tendencies. The nodal officer shall also make efforts to eradicate hostile environment against any community or caste which is targeted in such instances. Fifth, the Director General of Police and the Secretary Home Department of the concerned states shall take regular review meetings at least once a quarter of an year. By that Supreme Court means every 4 months, with all the nodal officers and the state police intelligence heads. The nodal officer shall bring to the notice of DGP and any inter-district coordination issues for devising a strategy to tackle lynching and mob violence issues in the state level. Sixth is, it shall be the duty of every police officer to cause mob to disperse by exercising his powers under section 129 of the CRPC, which in his opinion has a tendency to cause violence or wreak havoc or lynching in the disguise of vigilantism or otherwise. 129 बहुत ब्रीफ में बता देता हूँ. सेक्शन 129 of the CRPC empowers the station house officer or any police officer above the rank of sub inspector or an executive magistrate to actually dispel the members of unlawful assembly by the use of civil forces, not armed forces, civil forces. 130 और 131 unlawful assembly को armed forces से disperse करने के लिए provision है, और वो सिर्फ executive magistrate कर सकता है और या member of the armed forces himself कर सकता है. Seventh is, Home Department of the Government of India must take initiative and work in coordination with the state governments for sensitizing the law enforcement agencies and by involving all stakeholders to identify the measures for preventing of mob violence and lynching against any caste community and to implement the constitutional goal of social justice and a rule of law. Eighth is that the Director General of Police shall issue a circular to the Superintendents of Police with regard to police patrolling in the sensitive areas, keeping in view the incidences of the past and the intelligence obtained
by the office of the Director General. It singularly means that there should be seriousness in patrolling so that antisocial elements involved in such crimes are discouraged and remain within the boundaries of law, thus fearing to even think of taking law into their own hands. Ninth is that the central and the state government shall broadcast on radio and television and other media platforms, including the official websites of the Home Department and the police of the states, that lynching and mob violence of any kind shall invite serious consequences under the law. 10th is, it shall be the duty of central government as well as the state government to take steps to curb and stop dissemination of irresponsible and explosive messages, videos, and other material on various social media platforms which have tendency to incite mob violence and lynching of any kind. 11th is, the police shall cause to register FIR under 153A of the IPC and or other relevant provisions of law against persons who disseminate irresponsibly and explosive messages and videos having content which is likely to incite mob violence and lynching of any kind. 12th is that the central government shall also issue appropriate direction and advisories to the state governments which would reflect the gravity and the seriousness of the situation and the measures to be taken. ये हो गए आपके प्रिवेंटिव मेजर्स. अब रिमीडियल मेजर्स क्या बोले सुप्रीम कोर्ट ने? रिमीडियल मेजर्स वो होते हैं कि अगर मॉब वायलेंस हो गई तो रेमेडी कैसे करेंगे. डिस्पाइट द प्रिवेंटिव मेजर्स टेकन बाय द स्टेट पुलिस, if it comes to the notice of local police that the incidents of lynching or mob violence has taken place, the jurisdictional police shall immediately cause to lodge an FIR without undue delay under the relevant provision of IPC and other provisions of law. It shall be the duty of SHO, station house officer, in whose police station such FIR is registered, to forthwith intimate the nodal officer of the district, who shall in turn ensure that there is no further harassment of the family members of the victims. Third is, investigation in such offences shall be personally monitored by the nodal officer, who shall be duty bound to ensure that the investigation is carried out effectively and the charge sheet is such that the case is filed within the statutory period from the date of the registration of the FIR or the arrest of the accused as the case may be. Fourth is that the state government shall prepare a lynching mob violence victim compensation scheme in the light of the provision of section 357A of the CRPC. 357A of the CRPC is victim compensation scheme. अगर मान लीजिए कोई victim है जिसके खिलाफ क्राइम हुआ है तो on the recommendation of district or state legal service authority they can get a certain amount of compensation from the state or the central government as the case may be from the victim compensation scheme. Alright, by the usage of section 357A of the CRPC. तो विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ दिस जजमेंट, तो ये स्कीम फ्रेम होनी है विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ दिस जजमेंट. In the said scheme, the computation of compensation, the state government shall give due regard to the nature of bodily injury, psychological injury, loss of earnings, including loss of opportunities of employment and education expenses incurred on the account of legal and medical expenses. मतलब ये पैरामीटर्स हैं. बॉडीली इंजरी क्या है, साइकोलॉजिकल इंजरी क्या हुआ, अर्निंग्स और लाइवलीहुड को क्या चोट पहुंची, अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट को क्या इफेक्ट हुआ, एजुकेशन एक्सपेंसेस और लीगल और मेडिकल एक्सपेंसेस में कितना खर्चा हो, वो सारा कवर होगा. द सेट कंपनसेशन स्कीम मस्ट ऑल्सो हैव द प्रोविजन फॉर इंटरिम रिलीफ टू बी पेड टू द विक्टिम और द नेक्स्ट किन ऑफ द डिसीज विद इन द पीरियड ऑफ 30 days ऑफ द इंसिडेंट ऑफ मॉब वायलेंस और लिंचिंग. इंटरिम होता है कि बाय द टाइम योर फाइनल ऑर्डर इज बीइंग डिसाइडेड या फाइनल कंपनसेशन इज बीइंग डिसाइडेड, उससे पहले आपको लेट अस सपोज हाफ या क्वार्टर ऑफ द अमाउंट अभी ड्यूरिंग द टाइम वी आर डिसाइडिंग दी प्रोसीडिंग्स उसी वक्त दे देते हैं एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन बिफोर द फाइनल ऑर्डर फॉर कंपनसेशन कम्स. फिफ्थ इज द केस ऑफ लिंचिंग एंड मॉब वायलेंस शैल बी specifically tried by the designated fast track courts earmarked for that purpose in each district. Such courts shall hold trial of the case on the day-to-day basis. The trial shall preferably be concluded within 6 months from the date of taking cognizance. And Supreme Court also added that a district judge shall assign those cases as far as possible to one jurisdictional court so as to ensure expeditious disposal thereof. It shall be duty of state governments and nodal officers in particular to see that the prosecution agency strictly carries out its role in appropriate furtherance of the trial.
मतलब ये भी जिम्मेदारी कोर्ट ने दी है नोडल ऑफिसर को कि वो देखे कि प्रोसिक्यूशन एजेंसी एक्सपीडिशली ट्रायल को कंक्लूड करवाए। ये नहीं कि प्रोसिक्यूशन ही बार बार एडजर्नमेंट मांगता जा रहा है और कह रहा है कि हम बाद में आराम से डिसाइड करेंगे, जैसा कि नॉर्म है। Sixth is to set a stern example in the case of mob violence and lynching. Upon conviction of the accused persons, the trial court must ordinarily award maximum sentence as provided for various offences under the provision of IPC. Now this is very strange. सुप्रीम कोर्ट ने ये जो स्टर्न एग्जाम्पल करने का मैंडेट किया है, और ये जो आप जजेस को ध्यान में रखना है कि अगर मॉब वायलेंस या लिंचिंग है जिस पे लगेगा चार्ज हमेशा 149 का ही, 149 आईपीसी का ही चार्ज लगेगा, रेड विद एनी अदर सब्सटेंशियल प्रोविजन ऑफ लॉ। तो इसमें कोर्ट ने बोला है मैक्सिमम सेंटेंस देना है, मैक्सिमम पॉसिबल अंडर लॉ। सो बाय दिस कंस्ट्रक्शन अगर ग्रीवियस हर्ट हुई है by the usage of weapons or any other means, तो हो सकता है कि 10 साल की भी सज़ा मिल जाए। अगर डेथ हुई है तो हो सकता है मौत की भी सज़ा मिल जाए, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। बिकॉज इवन दो सुप्रीम कोर्ट हैज़ कॉल्ड कि मैक्सिमम देना चाहिए, इवन देन मुझे लग रहा है कि क्योंकि ऑन द बेसिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट स्टडी करने के बाद ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट डेथ पेनल्टी को इतने ऑर्डिनरली मैनर में नहीं एग्जीक्यूट करवा देता। तो आई डोंट थिंक दैट द सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली मेंट कि अगर मर्डर का मैनर हो, अगर मर्डर का चार्ज लगा है रेड विद 149 तो आप सीधे उसमें मैक्सिमम सेंटेंस डेथ का दे दीजिए। लेकिन इफ़ यू लुक एट द प्रोविजन ऑफ मॉब वायलेंस, इफ़ यू लुक एट द गाइडलाइन ऑफ मॉब वायलेंस एंड लिंचिंग, तो जजेस पे मैंडेट और ट्रायल कोर्ट पे मैंडेट ही सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि ऑर्डिनरली आपको मैक्सिमम सेंटेंस अवॉइड करना है। So let us see how it works out. Right now this guideline is in force, so we will deal with it accordingly. That is the law that has been laid down in the Supreme Court, that has been laid down by the Supreme Court, and we'll construe it in the words that the Supreme Court means. So the Supreme Court, in order to make a stern example, in order to punish those who indulge in vigilantism, mob violence and lynching, that highest possible sentence under the law should be given ऑर्डिनरली। मतलब जनरली आपको मैक्सिमम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना है। तो अगर मान लीजिए मैक्सिमम 3 साल है या मैक्सिमम 7 साल है, मैक्सिमम 10 साल है, तो आपको मैक्सिमम ही देना है ऑर्डिनरली, जब तक स्पेशल केस मेड आउट नहीं हो जाता। सो नाउ आई कम टू द seventh point of remedial measure is the courts trying the case of mob violence and lynching may, on the application by a witness or by the public prosecutor in relation to such witness or on its own motion, take such measures as it deems fit for the prosecution and for concealing the identity and the address of the witness. Eighth is that the victims or the next kin of the deceased in the case of mob violence and lynching shall be given timely notice of any court proceeding, and he shall be entitled to be heard at trial in respect of all application such as bail, discharge, release, parole filed by the accused, and they shall also have the right to file written submission on conviction, acquittal and sentencing. तो द विक्टिम के पास एक एडिशनल राइट सुप्रीम कोर्ट ने बाय द वर्च्यू ऑफ दीज गाइडलाइंस क्या दिया है कि जब बेल के मैटर सुने जा रहे हैं तो उनको भी एक सुनवाई का मौका मिलेगा। बेल, डिस्चार्ज, रिलीज, पैरोल, इन सारी सिचुएशंस में द अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू द विक्टिम और next kin of the deceased to give its submission and to actually make out a case against the grant of bail or discharge or release or parole as the case may be, क्योंकि victim और next kin of the deceased तो obviously naturally oppose ही करेगा। तो किन ग्राउंड्स पे अपोज करना चाहता है या क्या ग्रीवियंस वो बताना चाहता है, उसके पास अगर कोई ग्रीवियंस हैं या नहीं है, वो एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग उसको देनी चाहिए। क्योंकि राइट नाउ अंडर लॉ मैंडेटरली नहीं है, लेकिन बाय द वर्च्यू ऑफ दिस गाइडलाइंस मॉब वायलेंस के केसेस में अब है। Ninth is that the victims or the next kin of the deceased in the case of mob violence and lynching shall receive free legal aid, and if he or she so chooses to engage any advocate from his or her choice from amongst those enrolled in the legal aid panel under Legal Service Authorities Act 1987, तो फ्री लीगल एड दी जाएगी अगर she chooses to have the aid
of section of the provisions of Legal Service Authorities Act 1987. And the last measure that has been given by the Supreme Court are the punitive measures. Punitive are punishing measures. Now the Supreme Court is, whenever it is found that the police officer or officer of the district administration has failed to comply with the aforesaid directions for preventing investigation or facilitating expeditious trial of any crime of mob violence and lynching, the same shall be considered as an act of deliberate negligence or misconduct for which the appropriate action may be taken against him or her, and not limited to departmental action under service rule. The departmental action shall be taken to its logical conclusion within 6 months by the authority of the first instance. So, if you are an advocate and you found that the police officer is acting negligently in the case of mob violence, you can actually complain by citing this judgment and this guidelines. Okay? And if the authorities do not follow it, you can institute a contempt case within the High Court, and they will definitely follow it. Then we come to the second point of punitive measure, that is in terms of ruling of this court in Arumugam Servai versus State of Tamil Nadu, states are directed to take disciplinary action against the concerned police officials if it is found that such officials did not prevent the incident despite having prior knowledge, or whether the incident has already occurred, the officials did not promptly apprehend and institute criminal proceeding against the culprit. क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि पुलिस ऑफिसर्स को पता होता है कि ऐसा होने जा रहा है. जैसे अगर खाप पंचायत बैठती है और मान लीजिए ऑनर किलिंग का डायरेक्शन देती है या मॉब वायलेंस का कोई बात करती है, तो ऑर्डिनरली इन लोगों को पता होता है. इवन देन अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया है कि दे विल बी पनिश्ड अकॉर्डिंगली, और उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग तो होंगी ही होंगी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी उनके खिलाफ इंस्टीट्यूट होंगी, प्रोवाइडेड दे हैव द प्रायर नॉलेज ऑफ इट एंड they did not promptly apprehend the criminals who were involved in the commission of offense. और ये comparatively rural side के around ज़्यादा होता है, where even after having the knowledge and even after looking at the supposed culprits, the police officers generally do not take action, because जितने लोग रूरल एरियाज़ में होते हैं उन्हें अपने लीगल राइट्स इन्फोर्स करने नहीं आते, और अगर आपको लीगल राइट्स इन्फोर्स करने नहीं आते then you will always be at the mercy of those who are actually under the position to use the provisions of law. The police officers are under the power of, they have the legal power to actually use the provision of laws under the CRPC and whatever the powers that has been granted to them. But if you do not know how to enforce your legal rights, you will always be enslaved to them and you will always be at their mercy. So this is very important, that as a lawyer or as a judicial aspirant, if you want to serve the society, you should always be aware about all the legal provisions that help you, because through that not only you are able to move the entire machinery of the state just by the usage of your own knowledge, but also you have the capacity to alleviate the sufferings and miseries of other people who cannot fight for themselves. Alright. So continuing further, Supreme Court has said that the measures that have been directed to be taken, the state government, the central government shall file the compliance report before the Supreme Court in its registry. तो जनरली जान लीजिए, जब कोर्ट्स ऑर्डर देते हैं तो उसकी रजिस्ट्री में आफ्टर 1 month या 2 month सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट्स को, जिस भी गवर्नमेंट पे ऑर्डर गया उनको एक कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है रेगुलरली, कि कौन कौन से ऑर्डर कंप्लाई हुए हैं, कौन कौन से ऑर्डर नहीं कंप्लाई हुए हैं, किन कारणों से नहीं कंप्लाई हुए हैं. क्योंकि ऐसा नहीं होता कि ऑर्डर देके सब भूल जाते हैं, एक कंप्लायंस रिपोर्ट देनी पड़ती है. अगर नहीं दी तो कंटेम्प्ट एक्शन हो सकता है. Of course, you have to bring it to the notice of the court, because courts are so overburdened, they do not all the time, they are not looking at the compliance reports all the time. So as an advocate, it is your duty to see that and bring it to the notice of the concerned honorable court. Then Supreme Court just told a general line that is necessary to stop the anarchy and vigilantism in the country, and to ensure that every person has social justice, and also that the rule of law prevails in the entire country. And for that purpose they have given these guidelines, and they have also recommended to the legislature, that is the parliament, to create a separate offence for lynching and providing adequate punishment of the same. So it has recommended the parliament to create a statutory offence for mob violence and mob lynching separately. So ये सारे प्रोविजन थे. अभी तो जनरली IPC के हिसाब से ट्रीट किए जा रहे हैं.
आगे अगर पार्लियामेंट इसका सेपरेट लॉ बना देती है तो फिर वो अलग तरीके से शायद डील किए जाएंगे अपनी स्पेशल स्टैट्यूट के साथ, बट राइट नाउ तो पोजीशन ये है। तो ये जजमेंट तहसीन पूना वाला आपको बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये रिसेंट था, और इसके बिना आपकी जो नॉलेज है, वर्किंग नॉलेज ऑफ द आईपीसी, वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। सी, it is not enough that you have the theoretical knowledge of the IPC that is just confined to the bare legislative provisions under the IPC. It is also very necessary that you know how to enforce these provisions, because without enforcing these provisions under the IPC or the provisions under the law, they are just a black letter inside a book. You need to have the capacity to enforce those black letters, and that is why I am telling you how to convert the charges, how to enforce it, where to go, to which forum you can file it. So if you, let us suppose you want to enforce these guidelines, you can directly write to the concerned disciplinary authority that they can action because the concerned police officer has not taken preventive measures and have not acted in accordance with the guidelines. Let us suppose that authorities does not act. What do you do then? You file before the High Court a contempt petition that these guidelines have not been followed. High Court will issue a notice to the state government. State government will ask that particular concerned officer that what is all this matter about. Report to the court. Then the court will examine that person, and every machinery will start acting the moment they see that as a lawyer you have the capacity to approach the highest of forums if you so wish. And then you also have the respect in the society as well, because then you show to the society that you have the capacity to not only fight for your own rights but also fight for the rights of the society as well. So all right, always know the practical aspects of law, and that is why I teach you primarily the practical aspects of law, so you have the capacity to enforce what you are learning. So that is it for today, and from tomorrow we'll deal with several other provision of IPC.